नमस्कार, मैं हूं तुलिका और आप सुन रहे हैं डाइव इन विद तुलिका। डाइव इन, जहां हम किसी भी टॉपिक को डीप डेप्थ में जाकर के समझते हैं और सीखते हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन कविता पुजारा जी। इन्होंने डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट में डबल पीजी किया हुआ है। साथ ही साथ इन्हें 30 साल का अनुभव है डाइटिशियन के क्षेत्र में। ये छत्तीसगढ़ की पहली डाइटिशियन रही हैं जिन्होंने ऑफिशियली काम शुरू किया है यहाँ पर, और अपनी सेवाओं के माध्यम से इन्होंने बहुत सी बीमारियों का इलाज केवल हमारे रोजमर्रा के खाने से किया है। तो बात करते हैं मैम से। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, डाइटिंग की जब हम बात करते हैं तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है, जैसे कि कीटो, वीगन और इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात होती है। राइट। तो एक आम आदमी कैसे डिसाइड करे कि उसे कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? जितनी भी ट्रेंडी डाइट्स हैं, जिसका आपने अभी नाम लिया, और काफी सारे नाम अभी और भी है इसके अलावा जी। तो ट्रेंडी डाइट्स को फॉर शॉर्ट टर्म किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर यूज किया जाता है तो वो हेल्दी होता है। बट लोग इसके कॉन्सेप्ट को ना समझ के, उसकी डेप्थ में ना जाके, लोग एक दूसरे की जैसे भेड़ चाल बोलते हैं हम, वो बिल्कुल उसको फॉलो करने लगे हैं, तो जिसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। तो हमें जो नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, या डे टू डे लाइफ में हमें जो भी एक संतुलित आहार लेना चाहिए, तो वो हमारे घर का भोजन ही है जिसे हम संतुलित वे में ले सकते हैं। जी। यदि कोई डाइटिंग शुरू करना चाहता है तो बिना ओवरलोड किए किस तरीके से वो डाइटिंग शुरू कर सकता है? देखो, डाइटिंग शुरू करने के लिए भी काफी सारे रीजंस होने चाहिए कि आप किस रीजन से डाइटिंग शुरू कर रहे हो, पहले हमें उस चीज पे ध्यान देना है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स, आपकी हेल्थ, आपका एज, आपका हाइट, वेट, आपका वर्क पैटर्न, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों को किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन से ही डाइटिंग शुरू करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे घर में मेरी भाभी कर रही है, मेरी चाची कर रही है, मेरे पापा कर रहे हैं, तो उनको देख के मैं भी सेम वही ट्रेंड को फॉलो कर लूँ। तो डाइटिंग के सबके अपने एक स्पेशलाइज्ड वे होता है जो हमें एक्सपर्ट की सलाह से ही लेना चाहिए। अक्सर ये गलतियां हमसे होती हैं कि हम सोचते हैं कि यदि सामने वाला कोई एक डाइट फॉलो कर रहा है और उसका वेट कम हो रहा है, मोस्टली डाइटिंग का मतलब हम यही निकालते हैं कि हमारा वेट कम करना है, तभी हम डाइटिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या कोई और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें डाइटिंग की तरफ जाना चाहिए, या एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो, प्रॉपर डाइट फॉलो तो करना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए, जो कि आजकल स्पेशली यंग जनरेशन बिल्कुल नहीं कर रही है, सॉरी टू से। बट मैं जितने भी देख रही हूँ अभी हमारे आसपास पेशेंट्स नियर बाय, जो भी मैं देख रही हूँ, तो यंगस्टर्स बहुत जिम कंटिन्यू जा रहे हैं। मतलब उन लोगों में ये चीज मैंने बहुत अच्छी देखी है कि वो जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। बट जहाँ डाइट की बात आती है तो लगता है कि जिम पे वर्कआउट करके हमने कैलोरीज तो बर्न कर ली है, प्रोटीन का हमने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट तो ले ही लिया है, दैट मीन्स हम लोग फिट है। और जिम में भी कुछ गाइड कर देते हैं कि आपको एडिशनल न्यूट्रिशन लेना है, आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, विटामिन लेना है, मल्टीविटामिन, मिनरल्स के कैप्सूल्स लेने हैं, वो बिल्कुल फॉलो करते हैं। बट जहाँ बात आती है नॉर्मल डाइट की, या हेल्दी डाइट की, या बैलेंस डाइट की, और होममेड फूड की, उसको वो लोग समझते हैं कि ये आउटडेटेड चीज़ें हैं, इससे कभी कोई हेल्दी रह ही नहीं सकता। हमारे जिम की या हमारी एडिशनल प्रोटीन की और विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है, वो तो घर के डाइट से कभी आ ही नहीं सकती है, जबकि ये टोटली मिसकॉन्सेप्ट है। आज आप अपने एंसेस्टर्स को देख लीजिए, या हम गांव में लोगों को देखते हैं जो कि सिर्फ घर का खाना खाते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां हम रह रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो रूरल एरिया में जो भी किसान है, लेबर वर्क है, लोअर क्लास है, जो भी है, वो कहीं एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, कोई विटामिन और मिनरल्स के कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स नहीं लेते हैं। बट अब उनकी हेल्थ अगर हम बाकी लोगों से कंपेयर करें तो दे आर मोर गुड, क्योंकि उन लोगों में जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, उसके बाद भी आपको एडिशनल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। और हमारा बेसिक फूड यहाँ का जो है वो बासी भात है, बासी खाते हैं। तो बासी में अब आप सोचोगे कि ये तो टोटल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इनको मिला क्या?
और ज़्यादा हुआ तो बासी के साथ नून लेते हैं या फिर एक प्याज फोड़ते हैं, वो खा लेते हैं। हमारा फार्मिंग वाले जितने भी एरिया वाले हैं, सुबह लेबर वर्क जो भी घर से निकलता है वो बासी खा के निकलता है जी। तो अब अगर हम ये कंपेयर करें कि उनके आप मसल्स देख लो और हमारे नॉर्मल लोगों के मसल्स देख लो, वो कितना हार्डवर्क करते हैं और खाते क्या है, बासी। तो ये डिपेंड है कि हम जितना भी शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फूड्स, क्योंकि नेचुरल वे में आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है जो आप सालों से खाते आ रहे हैं। और आर्टिफिशियल लेने पे आपको केमिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, न्यूट्रिशन कम मिलेगा। प्रोटीन के बारे में आपने बात कही कि जो जिम ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला काम होता है कि वो एक प्रोटीन का डब्बा जरूर अपने साथ लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से वो मानते हैं कि हमारी जो भी बॉडी बिल्डिंग होगी या जो कुछ भी हमारे मसल्स डेवलप होंगे वो सब उसी से होंगे। तो ये प्रोटीन जो है वो कहाँ तक सही है लेना, या कितनी मात्रा में लेना चाहिए? प्रोटीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सबकी इंडिविजुअलाइज्ड होती है। और जो जिम जा रहे हैं या इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारी जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम काउंट करते हैं 0.8 to 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट। तो हम उससे कैलकुलेट कर ले कि हमारा बॉडी वेट कितना है और उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। बट अगर आप एक्सट्रीम में जा रहे हैं या आप कुछ एक्स्ट्रा मस्कुलर कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा मस्कुलर कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ के 1.2 1.5 कई बार 2 ग्राम्स पर केजी आइडियल बॉडी वेट हो जाती है। तो अब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन के डब्बों को यूज़ किया जाता है, जिनमें हमें नहीं पता एक्चुअली कितना प्रोटीन है। ये हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, बट एक्चुअल यही होता है। और अगर आप घर का खाना लेते हैं, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घर के खाने से भी फुलफिल होती है। डिपेंड करता है आपकी चॉइस और सिलेक्शन पे। और मैक्सिमम अभी हम देख रहे हैं कि लोग नेचुरल फूड पे आ रहे हैं। प्रोटीन के जो डब्बे हैं वो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी लोग डर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई सारे एक्सीडेंट्स और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई है जिसके कारण अब लोगों को घर के फूड पे ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा है। बस यही है कि आपको चॉइस करनी है, और चॉइस में आपके पास काफ़ी सारा घर में, जैसे हमने लेग्यूम्स हैं, आपने स्प्राउट करके कुछ लिया तो आपने प्रोटीन के साथ साथ उसके विटामिन और मिनरल के प्रोपोर्शन को भी डबल से ट्रिपल किया। वो डिपेंड करता है कि हम कितना उसको, कितने दिन, कितने आवर्स के लिए हम उसको स्प्राउट कर रहे हैं। माइक्रोग्रीन्स जो अभी मेट्रोज में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लोग जो अवेयर हैं वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सेकंड बेसिक अभी जो हम गर्मी में यूज़ कर सकते हैं, सत्तू पाउडर। जी, सत्तू पाउडर ठंडक भी दे रहा है प्लस आपको प्रोटीन भी उतना ही देता है, तो आप उस वे में यूज़ कीजिए। जनरली हम जो ये दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं उसमें भी हमें सब में प्रोटीन मिलता है। अदरवाइज लोग सोचते हैं कि सीरियल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, बट साथ में थोड़ा प्रोटीन भी है। बिल्कुल। लीफी वेजिटेबल्स जो हम ले रहे हैं, जिसको हम मानते हैं कि वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और कुछ कैल्शियम, कुछ आयरन, वो चीज़ें भी है, बट उसके अलावा उसमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो लोगों की नॉलेज में नहीं होता है, और लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि हमने इसमें भी प्रोटीन ले सकते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज घर में बहुत सारे हैं हमारे। नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, जो मल्टीपल यूज़ में आते हैं, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलेगा, आपको माइक्रो मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, जिसमें हम सिर्फ प्रोटीन नहीं, मल्टीपल चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। सीड्स के बारे में आपने बताया, तो सीड्स के साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि मतलब हमने किसी को देखा कि ये इस तरह के सीड्स वो खा रहे हैं, और हमने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। चाहे हम इंटरनेट पर देखें या आसपास किसी दोस्त से पूछा, बिल्कुल, यदि उसे कुछ फायदा हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि शायद हमें भी ये फायदा हो जाए, तो हम सेम सीड्स लेकर आते हैं और उसको अपनी मनमानी मात्रा में मिला करके और खाना शुरू कर देते हैं। फिर जब हमें समझ में आता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं, बिल्कुल, तब हम पूछते हैं किसी डॉक्टर से कि क्या किया जाए। तो इसके पहले ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से सीड्स किस तरह के काम आते हैं। सीड्स के लिए हम देखें बेसिकली तो सबके लिए ये अलग अलग है। जैसे हम लोग अभी मल्टीपल चल रहा है या मिक्स सीड्स का ट्रेंड चल रहा है। बेसिकली अभी बीच में कुछ समय से चिया सीड्स बहुत ज़्यादा हाइप पे हैं। हाँ, कि चिया सीड्स जो आता है, पेशेंट भी मेरे पास यहाँ पे वही बोलता है कि मैडम चिया सीड्स हमने लेना शुरू कर दिया है। तो आपने क्यों लिया है? वो हमने कहीं देखा था।
अब देखा था तो आपको जिसने दिखाया था या आपने जिसको देखा था वो कितना क्वालिफाइड है आपको नहीं पता। बिल्कुल। आपने रील देखी, आपने इन्फ्लुएंसर को देखा, आपने नेट पे सर्च किया और आपने लेना शुरू कर दिया, बट उसका प्लस या माइनस क्या आपकी बॉडी पे हो रहा है ये आपको नहीं पता है। तो वो जो सीड्स वाली बात आपने अभी बोली वो बहुत सही है कि हमें जो सीड्स लेने हैं वो भी हमें अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए लेने हैं। और नॉट ओनली सीड्स, हम बाकी चीज़ों पे भी जाते हैं, जैसे मैंने राइटिंग का भी पहले बोला कि वो सभी के लिए कस्टमाइज होती है। तो किसी के लिए ओमेगा 3 अच्छा है, किसी के लिए ओमेगा 6 अच्छा है, किसी को आयरन चाहिए, किसी को कैल्शियम चाहिए, किसी को मैग्नीशियम चाहिए, किसी को पोटेशियम चाहिए। सीड्स में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, पर ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए कितनी सही है हमें नहीं पता। हो सकता है किसी को कुछ रीनल प्रॉब्लम हो, कोई हाइपरटेंसिव हो, किसी को वो पर्टिकुलर मिनरल लेना ही नहीं है, टोटली अवॉइड करना है, और वो अननोइंगली हेल्दी है इसलिए वो सीड्स के जरिए ले रहे हैं। तो किसी का बीपी बढ़ेगा, किसी का कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, किसी को पैल्पिटेशन, तो वो सारी चीज़ें आप मिसमैच करके ले रहे हैं। तो इसको एक बार ज़रूर किसी एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, भले आप 5 ग्राम सीड कंज्यूम कर रहे हैं या 10 ग्राम सीड्स कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसका पर्टिकुलर आप किसी से कंसल्ट करके लेंगे तो आपको वो फ़ायदा करेगा। किसी को कोई चीज़ हमें खाली पेट देनी होती है, किसी को होता है कि हमें दिन में इन बिटवीन फिलर में देना होता है, किसी को कुछ सीड्स हमें होते हैं कि हम उसे डायरेक्टली सीड नहीं दे सकते हैं, किसी की बॉडी में हीट टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी को सीड्स के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है जी। तो वो फिर हमें उसे आइदर सत्तू पाउडर में या पानी में घोल के देना है, या हमें किसी फ्रूट्स के साथ देना है, या किसी को हमें विथ कर्ड देना है, किसी को मठा के साथ देना है। तो कॉम्बिनेशन फिर उनकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है कि आप उसको इसके साथ लीजिए। तो कुल मिलाकर हमें अपने मन से कोई चीज नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक आपके पास कोई एक्सपर्ट गाइडेंस ना हो। तब तक अपनी मर्जी से या किसी को देख करके कोई भी डाइटिंग या कोई भी तरीके का कोई सप्लीमेंट लेना मत शुरू कीजिए। विमेंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो अक्सर उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हमेशा होती है, मेनोपॉज के टाइम पर बॉडी बहुत सारी चेंजेस मांगती है, तो उस समय भी बहुत सारी समस्याएं उनको होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो अक्सर उन्हें परेशानी होती है। बिल्कुल। तो किस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए? वुमेंस के लिए बेसिकली चाहे वो किसी भी एज की हो, हमेशा उनकी आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना है, और इसके साथ ही हमें प्रोटीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वुमेन्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नीड होती है। एक तो मंथली लॉसेस में उनका आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और ड्यूरिंग मेनोपॉज उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे है, लैक्टेटिंग पीरियड है, उस टाइम पे भी उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी हुई होती है। तो उस टाइम पे फीमेल अपनी हेल्थ का ध्यान, स्पेशली कैल्शियम पार्ट को लेके मैंने कई लोगों को देखा है कि वो उसका जितना अमाउंट उन्हें लेना चाहिए, एक्स्ट्रा नीड जो होती है वो उसको नहीं ले पाती है, और उसके कारण उन्हें 40 प्लस पे बहुत सारे बोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हम आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये इसी वजह से होती है कि उन्हें जब अपनी ग्रोइंग स्टेज होती है या अपनी ये एक्स्ट्रा नीड की जब स्टेज होती है, उस टाइम पे उन्होंने कैल्शियम नहीं लिया हुआ होता। जैसे बचपन में भी हम देखते हैं, तो पहले तो ये चीज़ 100% होती थी कि पहले बेटा पिएगा, बचेगा तो बेटी पिएगी, और अगर बेटी नहीं पी रही है तो उस पर उतना ध्यान भी नहीं देते थे कि ठीक है नहीं पिया कोई बात नहीं, पर बेटे को जबरदस्ती दूध का ग्लास पिलाया जाता था। बिल्कुल। अभी तो खैर पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया है, और अभी बेटियों को भी उतना ही रिस्पॉन्ड और इम्पोर्टेंस मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर दूध पीने में बेटियां, मैं बोल रही हूँ, बहुत चूजी है। लिटरली वो नहीं पीना चाहती है, और वो पैम्पर्ड चाइल्ड ज्यादा हो गई है। आप उन्हें बटर दो, उन्हें चीज़ दो, उन्हें मेयोनीज दो, ये सारी चीज़ें बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं, पर दूध पीने की बात आती है तो लगता है आउटडेटेड चीज़ें हैं, ये हम लोग नहीं पी सकते हैं। हम बच्चे थोड़ी हैं। जैसे एडोलसेंट एज में भी बच्चियों को हम देखते हैं कि अगर हम दूध पिलाने की बात करें कि आप कितना दूध पीते, अब हमारी दूध पीने की उम्र थोड़ी रह गई है, बिल्कुल है ना। तो दूध पीने की उम्र आपकी पूरे टाइम है, अब शुरू से लेके आखिरी तक आपको दूध पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी को कैल्शियम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, तो ये लेना है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले लो।
तो जैसे आपने बोला कि शुरुआत में यदि किसी ने कैल्शियम नहीं कंज्यूम किया है तो आगे चल करके उनको दिक्कत होती है, बाई चांस हमने ऐसा नहीं किया है और अब हमें परेशानी हो रही है, तो अब डाइट में क्या चेंज करना चाहिए जिसकी वजह से जो ये परेशानी या तो वो कम हो जाए या ना हो? बिल्कुल। तो अब जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल। तो अब आप कैल्शियम लेना शुरू कर दो, और कैल्शियम को आप एडिशनल फॉर्म में, जैसे नेचुरल फॉर्म में तो आपको लेना ही है, बट अब आपकी चूंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अब आपको बिल्कुल बॉडी में चाहिए इमीडिएट कैल्शियम, तो फिर कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स भी ले सकते हैं आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से। और ध्यान रखिए कि हमेशा कैल्शियम के साथ फास्फोरस या विटामिन डी का थोड़ा सा कंपोजिशन उसमें हो, ताकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और कैल्शियम हमें नेचुरल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है वो दही, मट्ठा, समटाइम्स पनीर घर का बना हुआ अगर ले सके, या फिर कुछ लोगों को रागी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि अगर आप दूध नहीं ले रहे हो तो आप उसको खीर के फॉर्म में ले लो। राजगिरे की लाही है, वो भी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सबका बहुत अच्छा कॉम्बो है। अच्छा। तो उसको भी अगर हम लेते हैं डेली किसी भी फॉर्म में, कुछ लोग नमकीन पसंद करते हैं तो मैं उन लोगों को चिवड़ा बनाने का सजेस्ट करती हूँ कि आप हल्का सा तेल डाल के चिवड़ा बना के ले सकते हैं विथ कुछ फुटेज चने, फली दाना, वो हम मिक्स करके उसका जो चिवड़ा करी लीव्स और हींग डाल के जो तड़का लगाते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है। तो वो बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, तो हम उस फॉर्म में ले सकते हैं। या फिर राजगिरे की लाई होती है, उसके लड्डू भी मिलते हैं, लड्डू और चिक्की। अच्छा। तो वो फली के साथ गुड़ वाली जो चिक्की बनती है आप वो ले सकते हैं, या फिर उसी की खीर बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। तो हम उसको दूध में एज अ खीर वो भी ले सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में आप उसे ले सकते हैं, आपको लेना जो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो फ्लेवर जैसा टेस्ट पसंद है आप उस फॉर्म में लीजिए। मैम साथ ही साथ में होता है कि जैसे जो एल्डर लोग हैं, 40 प्लस हो चुके हैं, वो अगर अचानक से उन्हें लगता है कि अब हमें कुछ जिम ज्वाइन करना चाहिए या किसी तरह की कोई एक्सरसाइज में जाना चाहिए, तो वो किस तरीके का प्रोटीन ले? उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कम मात्रा में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर कोई जिम जा रहा है और वो भी 40 प्लस वाला जा रहा है, तो पहले तो उन्हें अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देना है कि उन्हें कौन सी वाली करनी है। 40 प्लस के बाद अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं कोई फॉर हेल्थ पर्पस या हेल्दी रहने के लिए, तो पहले तो उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें बाकी यंगस्टर्स के समान बहुत ज़्यादा मस्कुलर पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा वेट वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एज का ध्यान रखना है। और कई ऐसे होते हैं जिन्हें 40 प्लस या 40 आने के बाद जब थोड़ा टाइम मिल रहा है जिम जाने का, तब वो चाहते हैं कि हमारे भी अब एब्स बन जाए और हम एब्स दिखाएं। बिल्कुल। ऐसे कुछ एक पेशेंट्स आए हैं मेरे पास, और वो एब्स दिखाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है, और प्रोटीन वो इतना ज़्यादा लेने लगे थे कि उसके कारण उनको बीपी की प्रॉब्लम हुई, हाइपरटेंशन के बाद उनका यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एकदम से शूट किया, क्योंकि अभी तक वो एकदम नॉर्मल पे थे, उनकी बॉडी एकदम नॉर्मल पे। और 40 प्लस के बाद हमें थोड़ी सी सब चीज़ों को कम करने की ज़रूरत होती है, और इस टाइम पे उन्होंने अपना प्रोटीन कंजम्पशन इतना एक्स्ट्रा कर दिया कि उन्हें सारे साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए। मतलब बॉडी आप फिट करने के बदले अपनी बॉडी को डैमेज करके आ गए। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देने का मेरा सेंस यही था कि अगर हम 40 प्लस पे कुछ शुरू कर रहे हैं जिम जैसी चीज़, तो आपको अपनी एज का पहले ध्यान रखना है। उस हिसाब से आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है जो आपकी बॉडी को टोन कर पाए। और प्रोटीन भी हमें यहाँ पे 1 से 1.2 ग्राम आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेना है। तो आप बेटर है कि थोड़ी सी हल्की फुल्की कार्डियो कर लें, थोड़ा सा बॉडी टोन करने के लिए कर लें, और बाकी फिर रिलैक्सेशन वाली करें। बीपी के बारे में आपने डिस्कस किया कि यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो लगभग हर जगह हमें सलाह मिल जाती है। बिल्कुल। लेकिन कई लोगों के साथ ये होता है कि बीपी वगैरह उनका बहुत ज्यादा डाउन जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में कोई मेडिसिन तो है नहीं उनके पास। तो वो अक्सर परेशान है। राइट। तो बीपी डाउन होने के बाद जो जिम जा रहे हैं या जो जिम नहीं भी जा रहे हैं, पर इनका बीपी अगर लो रहता है, तो उन्हें सबसे पहले अपने पानी का ध्यान रखना है, और पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज अभी हम गर्मी चल रही है, समर सीजन है और बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही है, गर्मी से सब परेशान है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो बीपी जिनका लो रहता है
उनको बीपी लो होने का रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी से पानी भी रिलीज हो रहा है, पानी के साथ साथ आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो रहा है। बिल्कुल। तो उन्हें हमेशा ये ध्यान रखें कि जब एक्सेस स्वेट लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन पे आप थोड़ा सा अपने साथ हमेशा ORS का घोल रखें, या नींबू की शिकंजी जिसमें हम थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा नमक डालते हैं, वो आप थोड़ी थोड़ी देर पे जरूर कंज्यूम करें। और कुछ नहीं, कभी आप मट्ठा भी ले सकते हैं, पर मट्ठा आप सॉल्टी लीजिए, जो आपको हीट से तो थोड़ा बचाएगा ही, साथ में आपको उसमें जो नमक और जीरा पाउडर डलता है वो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आम पन्ना ये भी बहुत अच्छा है, गर्मी से बचने का भी, प्लस हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आप बच सकते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन से। और हाँ, जिम की बात की तो एक चीज़ और ध्यान आई, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी पर्सन्स जिम जा रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे और उन्हें अटैक आया और ऑन ऑफ सडन उनकी डेथ होती है। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो तो एज, एक मैंने जो बताया कि हमें एज का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करनी है। और 40+ वाले ज़्यादा, अभी हमने जो ये किस्से सुने हैं 40+ के ज़्यादा सुने हैं, हेल्दी भी थे बट 40+ थे वो। तो वहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमें सभी के लिए काम करती है, ये कि जब जिम में एक्सरसाइज कोई करता है अपने साथ हमेशा या तो शेक की बॉटल होती है, पानी होता है और वो चिल्ड वाटर होता है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पे अगर एकदम से आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए एकदम कॉन्ट्रास्ट का काम करता है। और यहाँ पे हमारे जितने भी एंजाइमेटिक चीज़ें होती है बॉडी में, वो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है। और वहाँ ऑन ऑफ सडन जो ये इंसिडेंट्स होते हैं वो कई बार टेम्परेचर तुरंत फ्लक्चुएट होने के कारण भी होता है। तो कभी भी आप देखेंगे कि घर में जब हम कभी धूप से आते हैं तो घर वाले हमेशा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आके तुरंत पंखे के नीचे नहीं बैठना, कूलर के सामने नहीं खड़े होना, या तुरंत आके ठंडा पानी नहीं पीना। थोड़ी देर बॉडी को आप उस टेम्परेचर पे यूज्ड टू होने दो, उसके बाद आप ये सब चीज़ें करो। हीट स्ट्रोक भी हमें जो होते हैं वो मैक्सिमम इसी वजह से होते हैं कि हम एसी गाड़ी में चल रहे हैं या घर में हम कूल टेम्परेचर से निकल के एकदम से धूप में गए हैं। आपने अगर ये चीज़ 1-2 बार कर ली है, आपको तुरंत लू लगती है या हीट स्ट्रोक होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स बहुत होती है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हम सभी को। और बहुत छोटी सी चीज़ है, हम इस पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, डाइट की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, वर्किंग जो होते हैं उन्हें ही डाइट करना होता है, क्योंकि वो जिम नहीं जा पा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं और भी चीज़ों को। लेकिन डाइट के साथ उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो कैसे उसको कंटिन्यू रखें। तो ऐसे में कौन सी ऐसी डाइट हो सकती है जो हमेशा के लिए वो कर सके, या कुछ ऐसा जो वो हमेशा फॉलो कर पाए? देखो, डाइट ऐसी कोई पर्टिकुलर कुछ भी नहीं होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन हो, तो आप बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट का मतलब है दाल चावल रोटी सब्जी, इसके सिवा तो और कुछ हमारा नॉर्मल डाइट होता नहीं है घर का। तो अगर हम दाल चावल रोटी सब्जी रोज बराबर क्वांटिटी में ले रहे हैं, दैट मीन्स हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आपको एडिशनल कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट उसमें इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हम एक्सेस में, अगर हम आउटिंग कर रहे हैं या एक्सेस पे घर पे आप एक्स्ट्रा मीठा खा रहे हो, कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ होता है, तो वो बहुत मीठा चलते फिरते उनको लगता है कि हम एक चॉकलेट खा लें, हमने एक मीठा उठा लिया, हमने आइसक्रीम खा ली, कभी कोई कैंडी खा ली। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप हेल्दी डाइट तो ज़रूर लें, और उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी एक जो प्लेट है, आपने कई बार गूगल पे तो ये बहुत सारी दिखाता है कि आपने 4 पार्ट में प्लेट को डिवाइड करना है, देन आपको इतना प्रोटीन लेना है, इतना फाइबर लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है और फैट एकदम मिनिमम लेना है। तो वो चीज़ें आपको नेट पे ढेर सारी मिल जाती है। तो डाइटिंग के लिए आप 4 पार्ट में तो घर पे डिवाइड करते नहीं हो, तो आपको अपने प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन मील है, यानी कि चावल और रोटी जो हमारा मेन मील होता है, हम किसी भी स्टेट में हैं, कहीं गेहूं खाते हैं, कहीं ज़्यादा चावल खाते हैं, तो वो आपका मेन मील है। वो आपको लिमिटेड अमाउंट में ज़रूर लेना है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। जैसे कभी अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी ट्रेंड चल रहा है मिलेट्स का, कि लोग अपना जो नॉर्मल डाइट ले रहे थे, चावल भी छोड़ दिया, गेहूं भी छोड़ दिया, आ गए हैं सिर्फ मिलेट पे।
तो मिलेट डाइट अगर हम ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के मिलेट पे आ जाओ। आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतने सालों से जो बना हुआ है, आप उसको मिलेट दे रहे हो, तो मिलेट नो डाउट बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बट उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो एज अ पार्ट, नॉट आप सब कुछ छोड़ के मिलेट पे जाओ। तो वो भी डाइटिंग का ही एक तरीका है। तो मिलेट को इंक्लूड करो जिसमें आपको एडिशनल मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, प्लस फाइबर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और सीजनल वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड करें। एक सीजनल फ्रूट दिन भर में जरूर लें, क्योंकि जहाँ फ्रूट की बात आती है ना, तो नॉर्मली अगर आप किसी से पूछोगे तो कितना फ्रूट खाते हो, एक आध खा लेते होंगे, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कभी कभार खा लेते हैं। तो ये चीज मत करो। सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल है आपके आसपास, आइदर वो अमरूद है, सीताफल है, जामुन है, पपीता है, जो भी सीजनल फ्रूट हमारे लोकली अवेलेबल है, उसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करो दिन में एक बार। रेनबो थाली के बारे में हम सुनते हैं अक्सर, बिल्कुल, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत सही है और यही हमारी बैलेंस डाइट का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि आपने रेनबो डाइट अपने डाइट में इंक्लूड कर लिया या अपनी लाइफस्टाइल में आपने रेनबो डाइट को इंक्लूड कर लिया, दैट मीन्स आपने सारे विटामिन और मिनरल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड किया। रेनबो का मतलब वही है कि रेनबो के जो 7 कलर्स हैं, वो 7 कलर से रिलेटेड जो भी सीजनली और लोकली अवेलेबल फूड्स आपके आसपास हैं, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो और डेली बेसिस पे करो। ना ही महीने में एक आध बार ले लिया मतलब हमने रेनबो डाइट ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि डेली आपकी डाइट में आप उस 7 कलर्स में से जितने भी मैक्सिमम कलर इंक्लूड कर सकते हो उसको लो। ये हर एज ग्रुप के लिए है मैम? सभी एज ग्रुप के लिए है। तो ये बहुत ही सही तरीका है। ये अगर ले रहे हैं तो हमें जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी अभी काफ़ी लोगों में हम देख रहे हैं कि विटामिन बी एंड विटामिन डी, ये 2 डिफिशियंसीज बहुत कॉमनली अभी चल रही है और लोगों को इसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं। तो अगर हम ये रेनबो डाइट पे जाते हैं तो आपको ये चीज़ें भी नहीं होगी, डिफिशियंसी वाली चीज़ हमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसको ज़रूर इंक्लूड करें। ऐसा कौन सा मिथ है जो हमेशा सुनने के लिए मिलता है आपको? मिथ तो ढेर सारे हैं, बट यहाँ हम डाइटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम डाइट से रिलेटेड ही एक मिथ देख लेते हैं कि डाइटिंग का मतलब होता है खाना पीना बंद कर दो। ये सबसे बड़ा मिथ है। जबकि मेरे यहाँ डाइटिंग में आपने भी फील किया होगा और मेरे बाकी के पेशेंट्स भी जो आते हैं वो मेरा डाइट चार्ट देख के बोलते हैं कि मैडम इतना तो हम पहले नहीं खाते थे और हमारा वजन इतना है, अब आप इतना खिलाओगे तो हमारा वजन कम कैसे होगा। मैंने बोलता है ये मैं अभी नहीं बोलूँगी, आप 15 दिन के बाद मेरे पास आइए, तब मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगी। और जब आते हैं लिटरली उनका वेट जब 3 से 4 kg उन्हें दिखता है कि हमारा 10 से 15 दिन में इतना कम हुआ विथ इतना खाने के बाद, बट लाइफस्टाइल प्रॉपरली आपने फॉलो की, दैट मीन्स डिफरेंस समझ में आ जाता है। खाना है बट आपको सेलेक्ट करके खाना है कि कौन सी चीज़ और कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड है और आप कितना खा रहे थे और कितना उसको खर्च भी कर रहे थे। सिर्फ कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कुछ लिया है तो आपको उसको खर्च भी करना है। बिल्कुल, अगर आप जमा करोगे तो फिर सारा जमा फिर निकल जाता है इस वे में। अगर एक लाइन में आपको बतलाना हो कि डाइट कैसी होनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो आप कैसे बताएंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें जो लेना चाहिए वो एक तो हमारी ये रेनबो थाली है, एक वर्ड में आ गया रेनबो थाली। सेकंड जो हमारा है ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो 3 सिग्नल्स हैं हमें वो रूल फॉलो करना चाहिए। अब उसमें रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर के जो भी फूड्स हैं वो अगर हम अपनी डाइट में ले लेते हैं मिनिमम, तो भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर कॉन्सेप्ट है जो हमारे सभी के लिए समझने में बहुत इजी है। या फिर मेरा जो एक फॉर्मूला ऑलवेज चलता है कि स्वस्थ सुखी जीवन का राज, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम, ये एक लाइन में हमारा काम सब कुछ इसमें आ जाता है। थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को दी है। थैंक यू सो मच तुलिका, तुम एक जरिया बनी लोगों तक इस बात को पहुंचाने का और उन्हें हेल्दी रखने का। थैंक यू सो मच।